नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं राजेश अग्रवाल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत है एक बार फिर से। और लेक्चर नंबर 9 में प्रबंध के सिद्धांत का पार्ट 3 अर्थात भाग 3 जो कि प्रबंध के सिद्धांत का अंतिम भाग है, आज मैं इस टॉपिक को लेने वाला हूं। ठीक है, आपके लाइक, सब्सक्राइब्स और शेयर कम आ रहे हैं, मुझे मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर डालें, क्योंकि मैं सुधार के लिए हमेशा खुला हूं और सुधार के लिए हमेशा तत्पर हूं, आपका अच्छे से अच्छा करने के लिए तत्पर हूं। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। इसी के साथ शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9 प्रबंध के सिद्धांत पार्ट 3। यहाँ पे अपने को चौथे सिद्धांत की बात करनी है। जैसा कि हमको मालूम है कि पिछले लेक्चर्स में हमने अलग अलग विचारधाराओं के अंतर्गत कुल 7 सिद्धांतों को करने की बात कही थी, जिसमें से 3 सिद्धांत हो चुके हैं क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत। अब चौथा सिद्धांत क्लासिकल थ्योरी के अंतर्गत है अफसरशाही सिद्धांत, जिसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। अफसरशाही, जैसा कि आप जानते हैं अफसरशाही क्या होती है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। यह सिद्धांत जो है वो मैक्स वेबर साहब ने दिया था। ध्यान रखना है, अफसरशाही सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर था। इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। कारखानों में बृहद पैमाने पर, यह कीवर्ड होगा आपका इस अफसरशाही सिद्धांत के लिए, कारखानों में बृहद मास प्रोडक्शन, बृहद पैमाने पर उत्पादन तभी संभव था जब सही क्रम, विभाजन एवं विशिष्टीकरण, मशीन एवं मानव एवं मशीन के बीच संबंध और लोगों का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। अर्थात मास प्रोडक्शन तभी संभव था जब सही ऑर्डर में प्रोडक्शन किया जाए, श्रम का विभाजन सही तरीके से किया जाए, जो जिस चीज में योग्य है उसको स्पेसिफिक काम दिया जाए, विशिष्ट काम दिया जाए, मानव एवं मशीन के बीच संबंध स्थापित किया जाए और लोगों का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। इसमें और बातें जो है वो तार्किक प्रबंधन की बात कही गई है। हमेशा तार्किक रूप से आपको प्रबंधन करना है, जो तर्कपूर्ण बात है, रेशनल प्रबंधन, तार्किक प्रबंधन की बात करना है इसमें। ठीक है, बाद में यही अफसरशाही सिद्धांत जो है, ब्यूरोक्रेटिक सिद्धांत जो है, इसी को लाल फीताशाही बोलते हैं, रेड टेपिज्म तथा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद से जोड़ी जाने लगी। और अंत में अफसरशाही शब्द जो है, आज की डेट में अफसरशाही शब्द जो है वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। यहां मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं कि लाल फीताशाही जो है, रेड टेपिज्म का मतलब यह है कि जैसे सरकारी ऑफिसेज में फाइल जो है वो लाल धागे से बंधी होती है, तो किसी भी काम के लिए फाइल में बंधे लाल धागे को ना खोलना, अर्थात काम को टाले जाना, काम को जबरदस्ती लेट करना, शायद भ्रष्टाचार के चक्कर में, इसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। तथा नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, अर्थात आप किसी यदि बड़े पद पे हैं तो अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं को आप बड़े बड़े पद पे सौंप दें, तो उसको बड़े बड़े पद में उनको नियुक्तियां दिलवा दे, इसी को बोलते हैं नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद। तो ये अफसरशाही के भ्रष्टाचार के पर्याय शब्द हैं दोनों, रेड टेपिज्म और नेपोटिज्म। यहां से प्रश्न बनना संभावित है। अब अफसरशाही सिद्धांत की विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। अफसरशाही सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? तो ये जो सिद्धांत है, इसमें पहला है क्रमबद्ध प्रबंधन के स्तर होते हैं इसमें, अर्थात अधिकारों तथा कर्तव्यों का साफ वर्णन होता है। क्रमबद्ध प्रबंधन के स्तर, अर्थात जिस स्तर के अधिकारी के पास जो अधिकार होंगे, जो कर्तव्य होंगे, उनका साफ वर्णन होगा। हियरार्चिकल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण किसकी विशेषता है? तो अफसरशाही सिद्धांत की विशेषता है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, कार्यों का स्पष्ट विभाजन होगा, किसको क्या काम करना है, कौन किस काम के करने की किसकी क्या सीमा है, वो स्पष्ट विभाजन जो है अफसरशाही की विशेषता है। तीसरी विशेषता है औपचारिक सिलेक्शन प्रक्रिया, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि आप पटवारी पद की परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं तो आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, जिसको आप बोलते हैं रिक्रूटमेंट, आवश्यकता है, इसी को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। फिर आपने फॉर्म वगैरह भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से औपचारिक सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी। फिर औपचारिक नियम तथा विनियम रहेंगे, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, अर्थात नियम जो है वो सरकारी दफ्तरों जैसे होते हैं, सब कुछ लिखित में दिया जाता है। कोई भी काम आपसे करने के लिए कहा जाएगा तो वो लिखित में ही रहेगा। ठीक है, मौखिक वहां बात नहीं होती। तो औपचारिक जो होते हैं वो नियम तथा विनियम की बात होती है। इसके बाद जो है गैर वैयक्तिकता,
गैर व्यक्तिकता का मतलब होता है कि इम्पर्सनैलिटी, अर्थात सभी कर्मचारियों के लिए समान नियम होंगे, किसी भी कर्मचारियों को ना तो प्राथमिकता दी जाएगी और ना ही किसी भी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड गैर वैयक्तिकता या इम्पर्सनैलिटी। तो ये पांचों के पांचों जो हैं विशेषताएं हैं किसकी? अफसरशाही। इस प्रकार ये जो अफसरशाही सिद्धांत के समस्त गुण हैं, यही समस्त गुण आप ज्वाइनिंग जब करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पटवारी में, तो ज्वाइनिंग के बाद सरकारी नौकरी में ये सारे गुण आप देखेंगे, तो अब आपको याद आएगी कि ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या है, अफसरशाही सिद्धांत क्या है प्रबंधन का, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पहला थॉट खत्म हो चुका है जिसको क्लासिकी सिद्धांत बोलते हैं, 4 सिद्धांतों के साथ। पांचवा सिद्धांत जो है वो थॉट 2 में, थॉट 2 विचारधारा 2 में दूसरी विचारधारा कौन सी थी? नव क्लासिकी विचारधारा। और नव क्लासिकी विचारधारा में जो अपन ने सिद्धांत पढ़ना है वो मानव संबंध सिद्धांत है। मानवीय संबंध सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसको सिद्धांत नंबर 5 कहा है अपन ने। क्लासिफिकेशन का सबसे पहला पेज देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। सिद्धांत नंबर 5 मानवीय संबंध सिद्धांत, इंग्लिश में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। इसी को सिद्धांत नंबर 6 जो अगला लिखा है वहां पे, वो है संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत या बिहेवियरल साइंस थ्योरी। ये दोनों एक ही चीज है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी चाहे व्यवहारिक विज्ञान थ्योरी या व्यवहारिक विज्ञान थॉट या संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत, ये सारी चीजें एक ही है। मतलब सिद्धांत 5 और सिद्धांत 6, सिद्धांत 5 और सिद्धांत 6 एक ही रहेगा। तो सिद्धांत 5 जो मानवीय संबंध सिद्धांत कहता है कि यह सिद्धांत उत्पादन के लिए मशीन तथा संरचना पर केंद्रित ना होकर कर्मचारियों पर केंद्रित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, यहां से प्रश्न आएगा कि कौन सा सिद्धांत जो है मशीन या संरचना या उत्पादकता पर केंद्रित ना होकर कर्मचारियों पर केंद्रित है, कर्मचारियों के भले पर केंद्रित है। जबकि इसके पहले के चारों सिद्धांत जो थे वो उत्पादन पर केंद्रित थे, अर्थात उन्हें मानव की भलाई से कोई लेना देना नहीं था, उत्पादन बढ़ाने से मतलब था उनको सिर्फ। ठीक है, तो कर्मचारियों पर केंद्रित है ये वाला, ना कि उत्पादन पर। ठीक है, यह सिद्धांत श्रमिकों को प्रेरणा तथा उनको मदद करना आदि पर आश्रित या टिका हुआ है। श्रमिकों को प्रेरणा देना, उनकी मदद करना, इस पे टिका हुआ है मानवीय संबंध सिद्धांत। और इसके 2 मुख्य तथ्य है मानवीय संबंध सिद्धांत के। पहला है मानव संबंधों का अध्ययन, ह्यूमन रिलेशन स्टडी, और दूसरा है व्यवहारिक विज्ञान का अध्ययन, बिहेवियरल साइंस स्टडी। ठीक है दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर पीडीएफ नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। नोट यहाँ पे देखेंगे एक कि अगला जो सिद्धांत अपन 6वें नंबर का सिद्धांत पढ़ेंगे जिसका नाम है संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत, इसी सिद्धांत 5 का ही भाग है, जैसा कि मैंने ये ऊपर यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये बताया है मैंने ऊपर, तो इसी का भाग है। तो और जो संगठनात्मक मानवतावाद सिद्धांत है इसे ही बिहेवियरल साइंस थ्योरी भी कहते हैं। तो चाहे ये आ जाए चाहे मानव संबंध सिद्धांत आ जाए, एक ही चीज है। और ध्यान देंगे, मानवीय संबंध सिद्धांत के सबसे पुराने साइंटिस्ट, सबसे ज्यादा बड़े साइंटिस्ट कौन है? एल्टन मेयो। एल्टन मेयो, आपसे पूछा जाएगा मानव संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एल्टन मेयो। यह मानवों के संतुष्टि स्तर तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु मानवीय संबंधों को सुधारने की बात करते हैं। अर्थात आपको उत्पादकता बढ़ाना है तो जो श्रमिक वहां काम कर रहे हैं उनके संबंधों को अच्छा अगर आप रख पाए तो आप उसमें उन उत्पादकता में वृद्धि कर पाएंगे। और ये उन्होंने जो प्रयोग किए ये हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए में किए थे ये प्रयोग इन्होंने। ठीक है, इसमें अध्ययन किया गया था कि व्यक्ति जो होता है वो मानव समूह में कैसे काम करता है, कैसे प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपने समूह में व्यक्ति कैसे प्रतिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, अपने साथियों के लिए। इसके बाद जो मेयो ने प्रयोग किए वो 4 अवस्थाओं में प्रयोग किए मानव संबंध सिद्धांत ज्ञात करने के लिए। एल्टन मेयो ने 4 अवस्थाओं में प्रयोग किए। पहली अवस्था का प्रयोग जो था उसको प्रदीप्ति प्रयोग बोलते हैं या इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये टेलीफोन रिले बनाने वाले श्रमिकों पर प्रयोग हुए। 2 कमरे रखे गए, 2 कमरे में पहले में कमरे में कुछ लोग रखे गए जिसको प्रायोगिक ग्रुप बोला गया, और दूसरे कमरे में कुछ लोग रखे गए जिसको स्थिर ग्रुप बोला गया। तो पहले कमरे में प्रायोगिक ग्रुप था, वहां पे प्रकाश की तीव्रता घटाई बढ़ाई जा रही थी, जबकि दूसरे स्थिर ग्रुप में प्रकाश एक समान था और अच्छा प्रकाश था। तो आश्चर्यजनक रूपों से जब एक्सपेरिमेंट ये किया गया तो आश्चर्यजनक रूप से दोनों स्थितियों में देखा कि उत्पादकता बढ़ रही है, क्योंकि प्रकाश की इंटेंसिटी घटाने या बढ़ाने से ज्यादा कुछ और जो था मानव संबंध था जो उत्पादन में फर्क नहीं लाने दे रहा था। अर्थात
प्रकाश की तीव्रता घटे या बढ़े, अपने साथियों के साथ काम करना उन्हें उत्साही बना रहा था। उनके साथी के साथ में काम कर रहे थे, वो आपस में मिलजुल के काम कर रहे थे, तो प्रकाश की तीव्रता का उनकी उत्पादकता पर घटने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अवस्था 2, इसी में दूसरा प्रयोग, मानव संबंध में दूसरा प्रयोग किया गया, जिसमें रिले असेंबली टेस्ट ग्रुप पर प्रयोग किया गया। रिले असेंबली टेस्ट ग्रुप, कुछ श्रमिकों को एक समूह में एक अलग कमरे में रखकर उनका पारिश्रमिक बढ़ाने की बात की गई। वो अपने हिसाब से काम के घंटे तय कर सकते हैं, अपने आराम का समय बढ़ा सकते हैं, उनको ये प्रलोभन दिए गए। लेकिन श्रमिकों की उत्पादकता कभी बढ़ी तो कभी काफी रूप से, भयानक रूप से उसकी उत्पादकता घटी, अर्थात पैसे का प्रलोभन, आराम का प्रलोभन उन्हें प्रेरित नहीं कर रहा था। कुछ और बात थी, शायद मानव संबंध थे जो उन्हें ज्यादा उत्पादकता का करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे थे। इसके बाद बात करेंगे अवस्था 3, फेज 3 साक्षात्कार कार्यक्रम, इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मेयो ने लगभग 21,000 कर्मचारियों का इंटरव्यू कराया। इसमें उत्पादकता बढ़ाने हेतु मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी गई। उत्पादकता बढ़ाने हेतु मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी गई, बजाय वर्किंग कंडीशंस को चेंज करने के। ऊपर के 2 अवस्थाओं में हमने वर्किंग कंडीशन चेंज किया, एक में पैसे का प्रलोभन दिया, लेकिन उससे उत्पादकता में घटने बढ़ने में कोई फर्क खास नहीं आया। लेकिन अब यहाँ मानवीय संबंधों को प्राथमिकता दी गई बजाय वर्किंग कंडीशंस के। इसमें अनौपचारिक मानवीय संबंधों की अवधारणा को बल मिला। अनौपचारिक मानवीय संबंध का मतलब क्या है? श्रमिकों का आपस में साथ साथ बैठ के खाना खाना, लंच टाइम में साथ साथ कंपनी आना, साथ साथ कंपनी छोड़ना, साथ एक दूसरे का साथ देना, किसी की गाड़ी बीच में पंचर हो गई तो उसका ख्याल रखना, ये सारे अनौपचारिक मानवीय संबंधों की अवधारणा को बल मिला फेज 3 से। इसके बाद बात करते हैं अवस्था 4, जो कि अंतिम अवस्था है, फेज 4। इसको बोलते हैं बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, इंग्लिश में बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या किया गया कि कुशल कर्मचारियों को उनकी वेतन बढ़ाने, कुशल कर्मचारी थे, उनसे बोला कि तुम्हारी वेतन डबल कर देंगे, तथा आप यदि ओवर टाइम शाम को करोगे तो उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, आपको बहुत अच्छा अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा एक्स्ट्रा आवर्स का। लेकिन ये करने के बाद भी श्रमिकों की उत्पादकता नहीं बढ़ी, क्योंकि वे अपने कम कुशल साथियों को साथ लेकर चलना चाहते थे। यदि वे और ज्यादा इंटेंसिटी से काम करते तो उनके कम कुशल साथी पीछे छूट जाते, उनका घर बार बिगड़ जाता। तो वो अपने कम कुशल साथियों को साथ लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि मानवीय संबंध जिंदा थे, पैसे की तरफ वो आकर्षित नहीं थे। साथ साथ आते थे, साथ साथ जाते थे। यदि शाम को वो ओवर टाइम करते तो साथ में वापस कैसे जा पाते, है ना? तो मानवीय संबंध जो है वो सब पे भारी था, पैसे पे भी भारी था, वेतन पे भी भारी था। और इसे ही जो है पैसे आदि का प्रभाव ना पड़ना, मानव संबंध का प्रभावी होना, इसे ही बोला गया हॉर्थोन प्रभाव, क्योंकि इसे ही हॉर्थोन इफेक्ट कहा गया, इसको हॉर्थोन इफेक्ट। तो ये फेज 4 में ज्ञात हुआ। तो इस प्रकार 4 अवस्थाओं में प्रयोग किए गए मानव संबंध थ्योरी के। ठीक है, ये किसने प्रतिपादित की थी? एल्टन मेयो। ठीक है, अब प्रबंध के सिद्धांतों में अंतिम सिद्धांत छोटा सा सिद्धांत है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आधुनिक प्रबंध विचारधारा। चौथी विचारधारा है और 7वां सिद्धांत है आधुनिक प्रबंध विचारधारा, या इसी को बोलते हैं आकस्मिक घटना सिद्धांत। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, और आकस्मिक को बोलेंगे कंटिंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। कंटिंजेंसी का मतलब होता है अकस्मात, आकस्मिक। ये क्या बोलता है सिद्धांत की जैसी अंदरूनी तथा बाहरी स्थितियां हों, व्यापार, व्यवसाय, कंपनी, मार्केट की जैसी स्थितियां हों, वैसा निर्णय या प्रबंधन करना है। मतलब अवस्था के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये प्रबंध करना है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से प्रबंधन करना है, एम्प्लॉइज की कंडीशंस के हिसाब से प्रबंधन करना है। अर्थात प्रबंध की लचीली पद्धति है, जैसा माथा वैसा तिलक करना है। ठीक है, स्थितियों के हिसाब से प्रबंधन को लचीला हो जाना चाहिए, इसी को बोलते हैं आकस्मिक घटना सिद्धांत, कंटिंजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ प्रबंध के 7 सिद्धांत या 4 विचारधारा के अंतर्गत स्थित 7 सिद्धांत समाप्त होते हैं। और आपका ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा हो गया ये टॉपिक, 3 पार्ट में कंप्लीट किया। आशा है आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, किसी टीचर के लिए पैसे से ज्यादा, जैसे यहाँ पे मानव संबंध ज्यादा था, ऐसे किसी टीचर के लिए पैसे से ज्यादा उसके किए गए काम का एप्रिसिएशन जरूरी होता है, जो उसके अंदर मोटिवेशन और उत्साह भर देता है। तो आशा करता हूँ आप कमेंट भी करेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। इसी के साथ लेक्चर नंबर 9 को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।